वेरी गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लास कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून अक्षरा। बेटा आप भी इधर आ जाओ। So far what we have done, we have covered with your market। जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था एंड ओलिगोपोली थी। एज आई प्रॉमिस्ड कि उसमें कुछ ना कुछ तो आपको टेक्निकल चीज मिलेगी जहां पे आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, राइट? मेरे पास अभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने दो तीन क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ये देखना है कि शट डाउन पॉइंट है जहां पे ए आर इज लेस देन और इक्वल टू एबीसी है। ओके। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट वाज दैट, कि नेचुरल मोनोपोली। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन नंबर 97। नेचुरल मोनोपोली अराइजेस, मतलब उसमें क्वेश्चन है, इफ यू विल चेक आउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 का क्वेश्चन बैंक आओ। राइट। तो अगर आप 97 क्वेश्चन नंबर के ऊपर जाओगे, तो 97 में क्या है, नेचुरल मोनोपोली अराइजेस व्हेन देयर इज अ फर्स्ट कॉम्बिनेशन enormous goodwill enjoyed by a firm. Of course there is no kind of a goodwill. There is a stringent legal and regulatory requirement, no. There are very large economies of scale, or there are business combination and cartels. अब इसमें जो चॉइस बनती है वो सी और डी में बनती है, क्योंकि नेचुरल मोनोपोली का, अगर मैं कंफ्यूज हूं, मैं फर्स्ट टाइमर हूं, मैंने बोला कि रश्मि मैम ने बताया था कि नेचुरल मोनोपोली का सबसे बड़ा कार्टेल कौन सा है, दैट इज ओपीईसी। तो वो डी ऑप्शन मेरे को लगेगा कि हाँ भी नेचुरल मोनोपोली में मेरे पास कार्टल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। बट यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अराइजेस, कि वो कब अराइज होती है, नेचुरल मोनोपोली कब अराइज होती है। ठीक है। तो नेचुरली आपके पास वो एक नेचुरल मोनोपोली का होना मतलब क्या हुआ, कि आपके पास एक ब्लेसिंग आ रही है, कि आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली वो चीज आपके पास अवेलेबल है। एंड ऑटोमेटिकली वो चीज आपके पास अवेलेबल है, मतलब आपके पास एक तरीके से वो बेनिफिट हो रहा है। तो चारों में से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, कि आई डू हैव अ वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, क्योंकि फर्स्ट टू तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। जो चॉइस बनती थी वो सी और डी में बनती थी, राइट? अब कार्टल्स इज डेफिनेटली, बट नेचुरल मोनोपोली की वो एग्जाम्पल है। कार्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली। ओके। बट क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल मोनोपोली अराइज कैसे होती है। तो देर आर सो मेनी रीजंस फॉर नेचुरल मोनोपोली, बट यहाँ पे जो आपके पास द बेस्ट आंसर आएगा कि वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि मेरे पास वो बेनिफिट था, मेरे पास उस चीज के ऑयल्स थे, वेल्स थे, मेरे पास कोल माइंस थी, मेरे पास कुछ भी था, और उसकी वजह से मेरे पास नेचुरल मोनोपोली हो गई है। अंडरस्टूड, राइट? एनी अदर डाउट यू वर हैविंग? हो गया आपका 50। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज गेट रेडी विद योर डाउट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। एग्रीकल्चर गुड मार्केट depicts the characteristics close to perfect competition, oligopoly, monopoly और monopolistic competition। क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर, अब आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास वो होमोजेनियस है, आलू इज द सेम, ठीक है, अनियन इज द सेम, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट क्लोजली रिलेटेड टू दैट, क्योंकि जितना मेरे पास वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स है उतना ही मेरे पास नंबर ऑफ बायर्स है। आप कभी अपनी मंडी गए हो, जहां पे सब्जी मंडी लगती है, कभी गए हो वहां पे? देखो, जितने बेचने वाले हैं उतने ही खरीदने वाले भी हैं, फुटफॉल भी उतना ही है और बेचने वाले भी उतने ही हैं, और ऑलमोस्ट सबके पास सेम चीज होती है। और सबके पास क्या, हर एक कोई अपना अपना प्राइस चार्ज करता है? नहीं, जो सेम प्राइस होता है हर जगह के ऊपर वही मिलता है। कभी हुआ किसी ने 1 रुपया या 5 रुपए कम कर दिए, बट ऑटोमेटिकली जो एक ट्रेंड है, वी आर गोइंग टू हैव द सेम प्राइस। So the example is perfect competition.
Next question is 52. Yes, Saurabh, answer this question. Which of the following markets would most closely satisfy the requirement of a perfectly competitive market? बहुत बारी ये क्वेश्चन पेपर में आता है. Is it electricity? Is it cable television? Is it cola? Coca-Cola मतलब, और is it milk? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो. इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क. मिल्क होमोजीनियस प्रोडक्ट है, घर घर में दूध बिकता है, घर घर में दूध पिया भी जाता है. इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली है, वो सप्लाई कौन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे तो सप्लायर भी उतने ही हैं और बायर्स भी उतने ही हैं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर एक ही है, राइट? छोटी सी बात थी, देखो. एनी अदर क्वेश्चन? बॉयज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हमने की थी. रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो दो चीजें रह गई हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. बाकी सारा तो प्राइवेटाइज हो चुका है. इलेक्ट्रिसिटी अभी अंडर कंसिडरेशन है, बट इट इज नॉट बीइंग देयर. तो दो ही डिपार्टमेंट है, एक रेलवेज है. डिफेंस तो चलो हमेशा रहेगा ही रहेगा गवर्नमेंट के पास. एक रेलवेज है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, विच स्टिल हैज गॉट अ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. राधिका इज टेलिंग मी क्वेश्चन नंबर 56. हाँ जी, वो डिफेंस में ही आ गया ना, डिफेंस में आ गया वो. Question number, Vrinda, wait. First, let me take your question number 56. When an oligopolist individually chooses its level of production to maximize its profits, it charges a price that is what? Have you understood the question? कि oligopolist अपना level of production को choose करती है to maximize the profits. तो वो मैं कौन सा price है? The first option is more than the price charged either by the monopoly or a competitive market. The second option is less than the price charged either by the monopoly or a competitive market. The third option is more than the price charged by a monopoly, but less than the price charged by a competitive market. And last option is less than the price charged by a monopoly and more than the price charged by a competitive market. Manveer, what would be the answer? मैं ओलिगोपोली की बात कर रही हूँ. ओलिगोपोली में क्या है राधिका? आई हैव अ फ्यू सेलर्स. मोनोपोली में क्या है? सिंगल सेलर. तो ये चीज मान के रखो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस हाई कौन सी मार्केट में होंगे? मोनोपोली में, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है. वहां पे आई एम गोइंग टू चार्ज एज मच एज आई वांट. मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं, और मोनोपोलिस्टिक में कितने सेलर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. बहुत ज्यादा मेरे पास कंपटीशन है, बहुत ज्यादा वैरायटी है. तो मेरे पास ओलिगोपोली में जो प्राइसेस होंगे, इट विल बी इन बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोली से कम होंगे, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ज्यादा. राधिका, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. नाउ वृंदा, क्वेश्चन नंबर 36 जी. Let me come to the question number 36. Oh, I have already answered this question. मेरी डिस्कशन में भी बहुत बारी आंसर हुआ था बेटा. अब इसमें देखो, जब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे उसमें भी आपके पास आएगा. अगर मैं देखूं इस टाइम के ऊपर, टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नो डाउट अबाउट इट. बट एज पर दिस क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है आपसे? If the firms in the toothpaste industry have the following market shares, which market structure would best describe? Toothpaste, Dentipaste, Shini Bright. अब आपके पास ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, नंबर ऑफ फर्म, सॉरी, कितनी है? कम है, ठीक है ना. मार्केट में शेयर कितने है? 18.7 या 29.8. बट टोटल नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है? फ्यू है. टोटल नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है? फ्यू है. तो as per this example, not otherwise, as per this example, the right answer is to be considered as a oligopoly.
अदरवाइज ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि बुक में तो मैम टूथपेस्ट इंडस्ट्री में ओलिगोपोली है, तो आपने हमारा आंसर क्यों गलत किया? टूथपेस्ट इंडस्ट्री, मैंने बोला आपको टॉयलेटरीज एंड आपकी किचन आइटम्स, जितनी भी किचन में आइटम्स हैं, जितने भी आपकी टॉयलेटरीज हैं, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ monopolistic competition. Okay, any other question? Brinda, am I clear? Yes, ma'am. Any other question जी? I like it कि बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बॉयज ने नहीं पढ़ा. योर मस्ती पीरियड इज स्टिल ऑन. कितने सेलर्स हैं आपके? फ्यू सेलर्स हैं. काउंट, यू कैन काउंट. और 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन कोल्ड ड्रिंक यूज कर रही है. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब टूथपेस्ट तो पूरा शोरूम भर जाए. इतने ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, तो कोल्ड ड्रिंक्स के काम है. यू कैन काउंट. ठीक है. यस बेटा. गर्ल्स, आपका कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6. बैक सेंचुरी मारी तूने. क्वेश्चन नंबर 6. Come to question number 6. It is a calculative question. Suppose, listen carefully, good question. Suppose that a sole proprietorship is earning a total revenue of 1 lakh and is incurring an explicit cost of 75,000. आपके पास इनकम कितने की हो रही है जी? What is your income? 1 lakh. Explicit cost क्या है आपकी? What is the other name of explicit cost? Accounting cost, which you have to pay outside. तो आपका जो खर्चा है वो कितने का है? 75,000 का. If the owner could work for another company, मतलब अगर मैं एनी में RMS में काम ना करके PCA में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है. I have not taken my name क्योंकि this is not mine. This company belongs to whom? एनी. और एनी ने इसको छोड़ के पीसीए में जाके ज्वाइन कर लिया और उसको कितनी सैलरी मिल रही है? 30,000 की सैलरी मिल रही है. तो 30,000 क्या हो गया आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इट? इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इट? इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो वी वुड कंक्लूड व्हाट? सारी इंफॉर्मेशन को हमने ब्रेकअप कर लिया. अब हमने क्या कंक्लूड करना है? द फर्म इज इंक्रिंग एन इकोनॉमिक लॉस. क्या कहते हो? कैसे? इनकम कितने की हो रही थी? 1 लाख की. बट कॉस्ट कितने की पड़ रही है? क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट करती हूँ कंसीडर, तो उसमें मैं इकोनॉमिक कॉस्ट लेती हूँ. और इकोनॉमिक कॉस्ट किसके इक्वल होती है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मेरी 75,000 है, इम्प्लिसिट मेरी 30,000 है. तो टोटल खर्चा मेरा 1,05,000 का हुआ. बट मेरे को इनकम कितने की हो रही है? 1 लाख की हो रही है. तो डेफिनेटली आई डू हैव अ लॉस ऑफ 5,000. But I am not going to fix this answer. Let me see what 3 options are telling me. Implicit cost are 25,000. No, it is a wrong. The total economic cost is 1 lakh. No, economic cost 1,05,000. The individual is earning an economic profit of 25,000. No. So my right answer is the first, that I am going to have a loss. Am I clear? Any other question? आपका बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए दे वर वर्थ डिस्कसिंग. बट कोई और आपको लगता है कि मैम इट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लास, लेट मी नो. आप दोनों पक्का? व्हाट अबाउट यू 3? एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वृंदा, क्वेश्चन नंबर 96 तो बेटा जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड, आई बिलीव सो. कंडीशंस फॉर, आपने पूछा था ये वाला है ना, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. हम सबको पता है MR इज इक्वल टू MC इज अ नेसेसरी कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? दैट MC शुड बी राइजिंग. शुड बी राइजिंग मतलब मेरा MC क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है. अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ? इट हैज गॉट अ पॉजिटिव स्लोप. तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है,
बट वो इनकम्प्लीट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, अगेन इट इज एन इनकम्प्लीट आंसर क्योंकि इसने MC इज इक्वल टू MR नहीं इंक्लूड किया। सी ऑप्शन में आ गया MR इज इक्वल टू AR। MR इज इक्वल टू AR कौन सी मार्केट में होता है? वेयर इट इज पॉसिबल MR इज इक्वल टू AR? Perfect competition. Nowhere it is possible. It is there only in case of a perfect competition. तो ये भी चीज नहीं है, चारों में से एक तो होना ही है। समझ में भी नहीं आ रहा, बट आपने तीन तो एलिमिनेट कर दिए ना विद द लॉजिक। आपके पास रीजनिंग थी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि डी इज द राइट आंसर और नॉट, बट तीन ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए किसके हिसाब से? लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से। तो आंखें बंद करके क्या आंसर हो गया? डी ऑप्शन, क्योंकि उसमें MC इज इक्वल टू MR भी किया हुआ है और MC शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग राइजिंग। वृंदा, एम आई क्लियर? यस मैम। मैम जो क्वेश्चन 95 है वो भी एक बार एक्सप्लेन करना, मार्केट वाला, वीकली वीकली मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा। वीकली मार्केट जैसे हमारी अपनी मंडी होती है, ठीक है ना, या डेली बेसिस के ऊपर आप देखते हो ना। अभी जैसे दिवाली थी, तो दिवाली के ऊपर आपके पास वो दिया मार्केट लगी एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। या ये जो रेडी वाले होते हैं इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अनरेगुलेटेड इकोनॉमी, अनरेगुलेटेड मार्केट, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। इनको किसी भी तरीके का कोई सेल्स टैक्स नंबर है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसा इनको कोई भी लेना नहीं पड़ता। जो शोरूम होता है, अगर आप RMS में आते हो तो RMS के ऊपर लिखा हुआ होता है ना कि दिस इज माय सेल्स टैक्स नंबर। बट जो ये वीकली मार्केट वाले होते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़? कोई भी नहीं है, ओके। चंडीगढ़ घूमे तो हुए हो? 22 की मार्केट जाते हो या 17 की मार्केट जाते हो? तो जब 22 की मार्केट में वो चीजें हैंगर्स के ऊपर जो बेचते हैं, एक तो बूथ हो गए, शोरूम हो गए, एक जो हैंगर्स के ऊपर बेचते हैं, तो उनके पास तो कोई सेल्स टैक्स नंबर नहीं होता। व्हाट इज दैट? दैट इज अ वीकली मार्केट, मतलब डेली बेसिस के ऊपर लगाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब थोड़ा सा चंदा दिया जो वहां का लोकल वाले बंदे हैं और अपनी दिहाड़ी करते हैं, राइट? वृंदा, एम आई क्लियर? यस मैम। Online students, any other doubt? आपने नहीं किया, क्यों? बस मार खाने वाले हुए हो? और आज क्या है? सैटरडे। अगले सैटरडे एक हफ्ता दे रही हूँ पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने के लिए। गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि वहां पे MTP सारे डिस्कस्ड हैं। नेक्स्ट सैटरडे यू आर गोइंग टू अपियर फॉर फुल माइक्रो इकोनॉमिक्स टेस्ट। और मेरा स्टैट्स का भी सारा काम हो गया है, फार्मूला शीट्स तो आपको पहले ही मिली हुई है। MTP का भी मैंने सारा हैंड ओवर कर दिया करके सेग्रीगेशन चैप्टर वाइज। नेक्स्ट वीक यू विल ऑल्सो गेट दैट, देन आई विल फिक्स अप द डेट फॉर योर स्टैट्स टेस्ट, ठीक है? बट आज क्या डेट है? 25। सैटरडे कब हुआ? 31st, 30th। चेकआउट करो। अरे हफ्ता रह गया, मतलब अगले 31st, 1 नवंबर इज सैटरडे, ओके। तो 1 नवंबर को वी आर गोइंग टू हैव अ, all you are going to appear offline and it is a full syllabus micro economics test। 5 चैप्टर्स हैं आपके पास, पूरी रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब के ऊपर देखना है, मेरी रिकॉर्डिंग्स को देखना है और अपनी बुक के बैक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी मैं आपको कोई चीज रेकमेंड नहीं कर रही, यू ऑल नो ना। और वो चैप्टर वाइज वहां पे पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग, चैप्टर 1 की पड़ी हुई है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। फ्राइडे को यू आर गोइंग टू टेक अप एनी डाउट इफ यू हैव एनीथिंग। आई विल फिक्स अप अ डाउट क्लास ऑन फ्राइडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें विद एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ आंसर्स वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। MTP मतलब जो आपकी कौन सी ने मॉडल टेस्ट पेपर, MTP इज नॉट अ मॉक टेस्ट। MTP क्या है? जो आपके पास काउंसिल ने मॉडल टेस्ट पेपर शेयर किए हुए हैं, उन्होंने तो पूरा पूरा सिलेबस का किया हुआ है, मैंने उसको क्या किया है? चैप्टर वाइज किया है, ठीक है? एंड विद एक्सप्लेनेशन है।
तो आपके पास हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस वहां पे पड़े हैं। तो आपने अगले सैटरडे तक 2 ही काम करने हैं, अपनी बुक के पीछे के, और थर्ड चीज को आपने टच भी नहीं करना। एक दिन मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो वहां पे एक बंदे ने, जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा था, मैं भूल गई उसका नाम, उसने क्या बोला था कि दुनिया में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत चीजें अवेलेबल है, बट आप अपनी नैया पार कैसे कर सकते हो? सिर्फ एक चीज के ऊपर, जो भी जिस चीज को भी मानते हो, जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन दैट वन थिंग। और अब आपके लिए वही थेरेपी है कि आप लोगों ने सीए बनना है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं इधर उधर, बट आपने अपना विश्वास किसके ऊपर रखना है? आरएमएस के ऊपर रखना है, अपनी टीचर्स के ऊपर रखना है। और अभी बहुत टाइम पड़ा है आपके पेपर के लिए। फॉर द टाइम बीइंग इस हफ्ते व्हाट इंस्ट्रक्शन यू आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम मी, कि आपने सिर्फ 2 चीजों की 100% थॉरोली कवरेज करनी है। आपने अपनी बुक का, मॉड्यूल का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करने। ओके, बुक तो साथ साथ पढ़ ही रहे हो आप, तो वो थॉरो रीडिंग के साथ बैक एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करने हैं, और यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स, और अभी कुछ नहीं करना। और कोई डाउट है, मेरे को साथ ही साथ आप एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, नहीं तो फ्राइडे को आई एम गोइंग टू टेक अप अ स्पेशल क्लास फॉर योर डाउट्स। एम आई क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? रिधि, Yes, ma'am. is there no doubt from chapter 4 to you? Yes, ma'am. Clear है. डाउट किए? No, ma'am. किया ही नहीं बेटे ने अभी, है ना? नहीं मैम, थोड़ा सा कर लिया. थोड़ा सा पढ़ा था, चलो जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज टू बी नेम्ड एज अ बिजनेस साइकिल। कहने को ये 5 पेजेस का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ओवरलैपिंग है, एक ही चीज को बार बार बताया जा रहा है। बट मजे की बात क्या है कि इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा ट्रेजेडी होती है। और वो ट्रेजेडी क्या होती है कि आपके पास कई बारी तो बुक, इसमें से 5 क्वेश्चंस आपको आने आने। इस चैप्टर की जो वेटेज है दैट इज फॉर 5%। 5% कितना हो गया? 5 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस आने आने पक्का होगा, ठीक है? कई बार तो एग्जामिनर इतना दयाल हो जाता है, इतना काइंड हार्टेड हो जाता है, कि वो बुक के पीछे, जो इस मॉड्यूल के पीछे बिजनेस साइकिल की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5, उसी सीक्वेंस में बैक टू बैक वो क्वेश्चंस 5 डाल देता है। फिर तो क्या होगी? बल्ले बल्ले होगी, मजा ही आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? बट कई बार वो थोड़ा मेरी तरह शातिर दिमाग बन जाता है, मेरी आत्मा उसमें घुस जाती है, and they are going to have a twist in that question. कोई एज पर सिचुएशन वो क्वेश्चन को मोल्ड कर देता है, कोई एग्जाम्पल को दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है। और थर्ड बात, यहां पे आपके पास क्या कंफ्यूजन होती है कि कई बारी स्पेशली फॉर दिस चैप्टर आपको क्या लगता है कि 2 ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। जैसे अभी नेचुरल मोनोपोली वाला हमारे पास था, तो उसमें नेचुरल मोनोपोली का सिर्फ एक वर्ड राइज, यू, इट इज हेल्पिंग यू टू गो फॉर द राइट आंसर। अगर वो वर्ड अराइज ना होता तो आई वुड हैव टिक द ऑप्शन डी, बट वो अराइज वर्ड था, तो उसकी वजह से मैंने उसमें क्या टिक कर दिया? सी ऑप्शन। और अगेन अ रिमाइंडर, एमसीक्यू को करने के लिए एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। और इस बिजनेस साइकिल चैप्टर में आपके पास क्या होगा बेटा, कई बारी 2 आंसर सीम्स टू बी राइट, और होता है ऐसे, यू गो फॉर द बेस्ट, रेस्ट लीव फॉर कॉन्सेप्ट। बट ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करो जहां पे आपको लग रहा है कि 2 आर बेस्ट, आपकी नॉलेज में वो है। जैसे मैंने बोला पीक है, या मैंने बोला ट्रफ है। पीक और ट्रफ टोटली कंट्रास्ट है। पीक मतलब टॉप, ट्रफ मतलब डाउन। मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए, एक पीक दे दिया और एक बूम दे दिया, ठीक है? दोनों सेम है। पीक का मतलब भी हाईएस्ट है,
और बूम का मतलब भी टॉप है। अब आंसर क्या करूं मैं? द प्रॉब्लम इज दिस। तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा, बट इट हैज टू बी जस्टिफाइड। ओके, अब आपके पास चैप्टर जो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आपको क्या बताता है बेटा? कि ये एक रेकरिंग चीज है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करती है। हैव यू एवर सीन? मैं इसको क्या बोलती हूँ? आई डू कॉल इट एज अ हार्ट बीट ऑफ द इकोनॉमी। मेरा फेवरेट वर्ड है। बिजनेस साइकिल को अगर मैंने डिफाइन करना है, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट लाइक दिस। व्हाट इज दिस? What is the heartbeat of heart is called as? लो कर लो बातें। ECG। What is it is called as? जो मेरी हार्ट की बीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ECG। राइट, ECG ऐसी तो होती है ना। तो दिस इज व्हाट? दिस इज ECG। चाहे आपकी हार्ट है, चाहे आपकी बॉडी है, चाहे आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी की भी ECG ऐसी ही होती है। राइट, अब आपके पास अगर ECG ऐसे होते होते ये ऐसे बन गया, व्हाट डज दिस मीन? राम राम सत्य। अगर आपके पास ECG ये ऐसे होगी, ये हो गया, तो स्टंट पड़ेंगे, बाईपास सर्जरी होगी, इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड, डाइट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, वाइड फ्लक्चुएशंस आर देयर। तो मेरी इकोनॉमी में भी स्टंट्स पड़ते हैं, मेरी इकोनॉमी में भी बाईपास सर्जरी होती है, एक्सपर्ट ओपिनियंस आते हैं, स्पेशल कार्डियक डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वैसे ही जब आपकी इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, व्हाट डू दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। What is the definition of a business cycle or a trade cycle? इकोनॉमी किसके बेस के ऊपर चलती है? इकोनॉमी को जिंदा कौन रखता है? What are the organs of economy? बताओ, सबको पता है? नो। हु आर द ऑर्गन्स ऑफ एन इकोनॉमी? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वही तो चलाती है ना इकोनॉमी को। अगर आपके पास कंजम्पशन ना हो तो क्या नहीं होगा? प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मेरी इकोनॉमी के 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं, मेरे को हार्ट भी चाहिए, मेरे को ब्रेन भी चाहिए, मेरे को किडनी भी चाहिए, मेरे को लीवर भी चाहिए, वैसे ही आपकी इकोनॉमी के 4 वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। इन चारों में कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस आई, मेरी इकोनॉमी की ECG क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसी डिस्टरबेंस को हम क्या पढ़ते हैं? द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यही 4 है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है। फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं अप एंड डाउन करते हुए ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब क्या हुआ? कोलैप्स। तो मैं स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं चाहती। I need to have up and down in the economy. But are they in my control? Are they wide fluctuations or they are going on normal? वहीं पे आपकी ये स्टडी आ। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ेंगे कि जब मेरी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो जाता है, क्योंकि वो एग्रीगेट है, पूरी इकोनॉमी की ECG है वो। तो उसमें मेरे पास गवर्नमेंट और मेरा RBI कौन से करेक्टिव मेथड लेंगे जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी फिर से बैलेंस में आ जाएगी। कब मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक देना है, कब मेरे को CPR देना है, कब मेरे को ICU में डालना है, वो सारा काम हम कब करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है? दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस साइकिल,
व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके जनरल कॉजेस क्या है, और आपके पास इसकी क्या इंपॉर्टेंस। बेसिकली अगर मैं आपके पास ये एक बिजनेस साइकिल ड्रॉ करती हूँ, इट हैज गॉट 4 फेसेस। पहला, द लोएस्ट वन, अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही मैम जी, टप टप आंसू बहा रहे हैं मैम जी, समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई भी चीज हमारे मतलब के हिसाब से नहीं हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ zeal, राइट। मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया। और जब आपके पास कोई भी काम करने का zeal नहीं है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज है, बट आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपके पास किसी भी को काम को करने की zeal नहीं है, तो वो रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो आपके पास फर्स्ट फेज क्या आ गया, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ डिप्रेशन। चलो भी चले गए डिप्रेशन में, ठीक ही नहीं हो रहा, सुसाइड करने की भी कोशिश की, भगवान ने फिर भी बचा लिया। अब क्या करेंगे फिर, कैसे होगी रिकवरी। अब मैं परेशान आ गया, ठीक है, अब मेरे को चाहिए कोई ना कोई कंसल्टेंसी। आई एम टू मच, आई एम अनएबल टू फाइट इट ऑफ माई ओन। आपको पता है पंजाब जैसे शहरों में अगर ये बोला जाए, पंजाब जैसे स्टेट में अगर ये बोला जाए कि अ पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ डिप्रेशन, इट इज टेकन एज अ स्टिग्मा। वो डिप्रेशन का मतलब सोचते हैं कि वो पागल है। दे डोंट हैव दिस अवेयरनेस कि दिस इज अ मेंटल इलनेस। वो कहते हैं वो पागल है, मेरा बंदा पागल थोड़ा ना, तो वो डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाते। बट यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास अवेयरनेस है, राइट। तो जब मैं डिप्रेशन में चली गई और मैं अपनी इकोनॉमी को, मैं अपने आप को ऑफ माई ओन नॉट एबल टू टेक आउट फ्रॉम द सिचुएशन एंड आई नीड अ मेडिकल कंसल्टेंसी, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इकोनॉमी में भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, और डॉक्टर क्या बोलेगा, ओ वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन, इसको तो जल्दी से आईसीयू में जमा करो जी, ओ सॉरी एडमिट करो जी। और फटाफट से पेरेंट्स को डराने के लिए वो क्या लगाएगा, क्या करेगा, इंजेक्शंस लगाएगा फटाफट से, ये इंजेक्शन तैयार करो, ये इंजेक्शन तैयार करो, ये इंजेक्शन तैयार करो। और ऐसे ही हमारी इकोनॉमी को भी रिकवरी के पाथ के ऊपर डालने के लिए, एक अच्छी सोच देने के लिए, ये अपवर्ड टेल के ऊपर जाने के लिए मेरे को क्या लगते हैं, मेरे को लगते हैं इंजेक्शंस। बट जब मैं इस अपवर्ड टेल के ऊपर चली गई, what is this phase called as, this phase is called as a phase of recovery, expansion। और हर इकोनॉमी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, कोमलप्रीत कितनी तरह के इंजेक्शन होते हैं, कभी इंजेक्शन लगा है? आपके पास हर इकोनॉमी में 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं जी, प्लीज नोट डाउन, आई प्लस जी प्लस एक्स। मेरे पास 4th इंजेक्शन है ही नहीं जी, I do have only 3 injections. I is for investment expenditure, G is for government expenditure, and X is for exports. एक्सपोर्ट तभी होंगे जब मेरे पास इकोनॉमीज होंगे, जब मेरे पास स्पेशलाइजेशन होगा, जब मेरे पास बेनिफिट्स होंगे। तो मेरे इंजेक्शंस लग गए, मैं रिकवरी पे चली गई, एंड फुल एनर्जी, फुल zeal, हाईली मोटिवेटेड। ओके, मैं कहां पे आ गई, आई एम एट पीक, बूम, लो जी अब तो क्लास का टॉपर में नहीं बनना है, मैं बस पीछे हट जाओ वहां,
टाइम टेबल बन गया, बस देखो 24 घंटे में से 16 घंटे मैंने पढ़ना है और मैं आपको 350 मार्क्स ला के दिखाऊंगी। 350 मार्क्स कैसे आएंगे? जब सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आपके पास थर्ड स्टेज क्या आ गई? दैट इज टू बी टेकन एज अ बूम और दैट इज टू बी टेकन एज अ पीक। I reached to this stage, enjoying USA from millions of the years, enjoying its purity. Peak पे हूं, nobody can dare to stand in front of me. But इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल क्या है? एक बारी जवानी आ गई, उसके बाद बुढ़ापा नहीं आना है, डाउनफॉल, डेथ तो आनी आनी, बर्थ हो गया, डेथ आनी आनी है। तो आपके पास क्या शुरू हो गया? विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब बुढ़ापा आ गया, दांत गिरने शुरू हो गए, बाल गिरने शुरू हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, लीकेजेस होनी शुरू हो गई हैं। तो आपके पास ये क्या हो गया? दिस इज टू बी टेकन एज सो कॉल्ड अ फेमस वर्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ रिसेशन। आज की डेट में सबको पता है ये वर्ड। और रिसेशन होने के मेरे पास क्या रीजंस हैं? अगर किसी भी इकोनॉमी में 3 इंजेक्शंस हैं तो मेरे पास 3 ही लीकेजेस हैं, और वो लीकेजेस क्या है? S+T+M, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोज। अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स ज्यादा लगा दिया तो डेफिनेटली आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम हुई तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, रिसोर्सेज इज गोइंग टू रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। और अगर मैंने अपने आप को इस फेस में ठीक नहीं किया, रिसेशन में मैं घुस गई हूं, इफ आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट माई सेल्फ ओवर हियर, मैं ओपीडी में नहीं गई, मैंने डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं ली, तो अल्टीमेटली आई विल एंटर अगेन टू द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। एक मजे की बात बताऊं यहां पे, हमारे पास हिस्टोरिकली एक ही चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920s। उसके बाद मेरे पास आया 2020। 2020 की जो सिचुएशन थी, इट वाज वर्स्ट देन 1920, बट स्टिल नो इकोनॉमी डिक्लेयर्ड कि आई हैव एंटर्ड टू द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। तो 1920 और 2020 में क्या फर्क था मेरे पास? Where I was different? Why 1920 till the date is to be considered as a stage of Great Depression or a 1930s, and why 2020 is not to be called as a depression? जबकि सिचुएशन पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली was worst in 2020. सोचो, 1920 में एक चीज नहीं थी और 2020 में वही चीज थी, गवर्नमेंट। 1920 में I was not having the presence of public sector, I was not having the presence of government. 2020 में कौन था? गवर्नमेंट थी। और जब गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट के साथ कौन था? वर्ल्ड बैंक था, सेंट्रल बैंक था, और यही 2 बॉडीज हैं जो इकोनॉमी में करेक्शन लेके आती। 1920 में आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि 2020 में आई वॉज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ऑल। जहां से भी किसी भी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लाइड नीचे होती थी, उसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हेल्प पहुंच जाती थी और वो रिवाइव हो जाता। गॉट इट? अब हमने क्या करना है? हमने ये डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और रिसेशन, इन चारों के फेसिस को इंडिविजुअली सेपरेटली पढ़ना है कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, ma'am. चलो जी, लेट्स सी कि आपके पास बिजनेस साइकिल में क्या है, मीनिंग है, फेसिस है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ है। फीचर्स हमने करने हैं। कॉजेज क्या हो सकते हैं? अगेन द कॉजेज इज गोइंग टू बी द सेम, ईदर आई कैन हैव एन इंटरनल कॉजेज, घर का भेदी,
लंका टाइम, या मेरे पास मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में अगर गोल्ड प्राइस राइज कर रहा है, व्हाट इज एन इंटरनल कॉज फॉर दैट? डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? आज की डेट में इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं? मैं तो इंडिया की बात कर रही हूँ, सॉरी। इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं? शादियां हैं, बिल्कुल। फेस्टिवल सीजन प्लस वेडिंग सीजन, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा। ये क्या बन गया? इंटरनल कॉज बन गया। आई बात समझ में? ये क्या बन गया? इंटरनल कॉज बन गया। एक्सटर्नल कॉज, क्यों मेरे गोल्ड के प्राइसेस राइज हो रहे हैं? मल्टीपल, मतलब इंटरनेशनल मार्केट, राइट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो दिस वे यू हैव टू डिफरेंशिएट कि ये मेरा इंटरनल फैक्टर है और दिस इज टू बी टेकन एज माय एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब जो डोमेस्टिकली आपकी कंट्री के अंदर है, और एक्सटर्नल मींस व्हिच आर रिस्पांसिबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब सबसे पहले आपके पास ड्यूरिंग 1920s देखो इन्होंने क्या लिखा है। मनवीर, जस्ट डू मी वन फेवर, स्विच ऑफ दोस लाइट्स। You can switch off the fan also. Center light. Leave it there. और चाहिए करके बस, that's it. That's it. Put it on. I think it's better. हाँ? क्या कह रहे हो? No need to listen to them. Sit. अब आपके पास क्या है बेटा? सबसे पहले 1920s की उन्होंने एग्जाम्पल दी है। अब 1920s में यूके saw the rapid record of GDP, प्रोडक्शन लेवल्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। पहले टाइम के ऊपर ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था? बिकॉज आई वॉज हैविंग अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक थी? 1914 टू 1919। और वहां पे उस टाइम के ऊपर जो इन्फ्लेशन था, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ पोस्ट वॉर फिनोमिना। इन्फ्लेशन कभी भी लड़ाई के पहले नहीं होता था या लड़ाई के ड्यूरिंग नहीं होता था। इन्फ्लेशन वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर पोस्ट वॉर फिनोमिना। आज के डेट में तो वी हैव इन्फ्लेशन ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। तो जैसे ही 1919 में मेरे पास लड़ाई खत्म हुई, जर्मनी में आपके पास कौन सा वायरस पैदा हो गया? इन्फ्लेशन का वायरस पैदा हो गया। बट उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट नहीं होती थी, और हम क्या मान के चलते थे कि सिस्टम विल ऑटो करेक्टेड, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बीमार पड़े हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आई विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड। कोरोना के बारे में भी हम यही सोच रहे थे, कोई बात नहीं, वायरस आ गया अपने आप ठीक हो जाएगा। बट क्या वो अपने आप ठीक हुआ? उसने अल्टीमेटली क्या कर लिया? अपने विंग्स को एक्सपैंड कर लिया एंड पूरे वर्ल्ड को गैलप कर दिया। वैसे ही जब 1920 में जर्मनी से ये इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ था, वो अपने आप रुका नहीं, और धीरे 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 व्हाट हैपेंड, उसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने अंदर गैलप कर दिया। राइट, आपके पास ये फर्स्ट हो गया यूके का, वी स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी, एंड द सेकेंड वन इज टू बी टेकन एज चाइनास। ओके, तो अब बिजनेस साइकिल क्या चीज है, लेट्स सी। A noteworthy characteristic of these fluctuations that they are current, recurrent and occur periodically. ये नहीं है कि अगर मेरे पास एक बारी स्लो डाउन आया तो मेरे पास अगली बारी नहीं आएगा, वो बार 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 होगा। बट ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू हैपन फॉर 10 years, कि आफ्टर एवरी 10 years दिस विल हैपन, आफ्टर एवरी 5 years दिस विल हैपन। वो 5 दिन के बाद भी स्टेज आ सकती है, वो 5 सेकंड के बाद भी आ सकती है, आएगी जरूर, बट एट नॉट एट अ रेगुलर इंटरवल्स, इट इज गोइंग टू बी अ irregular intervals, periodically matlab different stages of time, different periods of time, but definitely it is going to be there. And what is the definition? It refers to the alternate expansion and contraction of overall business activity
manifested in the fluctuation in the measure of aggregate economic activity. I have already told you that it is a fluctuation in the economic activities. Expansion है तो contraction आएगा, peak है तो depression आएगा यार. Let's move on to the phases. One reading chapter है ये, nothing more than that. आपके पास phases ये मैंने बता दिए. अब ये phases का you are going to have this. What is the broken line over showing over here? That is a trend कि मेरी इकोनॉमी का ट्रेंड नॉर्मली कैसा होता है. ओके, अब देखें एक्सपेंशन में क्या क्या. लोकेश भाई ध्यान दे लो. एक्सपेंशन में आपके पास एक्सपैंड हो रहा है तो कोई भी चीज क्या नहीं जाएगी, डाउन नहीं जाएगी. आई डू हैव इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट. आपके पास इंप्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड है, कैपिटल है, प्रॉफिट, सब कुछ हो रहा है एंड इट स्टेज कंटिन्यू टू राइज टिल I am not going to reach to the point of full employment. Expansion के आओ, कहाँ थे जी? अभी सीधा आ रहे हो? हाँ. तो फिर आज लेट क्यों आए? क्यों, सैटरडे है? तो आपके पास जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, जब आप अपवर्ड टेल के ऊपर हो, जब आप पॉजिटिव टेल के ऊपर हो, तो आप वापस नीचे तो नहीं जाओगे ना. आप कहाँ जाओगे? टॉप पे पहुंचोगे. और जब आप टॉप पे पहुंच के, इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. तो एक्सपेंशन में आपके पास क्या है कि वो स्टेज कंटिन्यू रहेगी टिल आई एम नॉट गोइंग टू अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड. फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये हो गया. सेकेंड पॉइंट वो क्या कह रहे हैं? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, इज ऑलमोस्ट जीरो. इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि मेरे पास जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि मेरे पास जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती रहती. राइट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? Where the level of involuntarily unemployment is reduced to its minimum possible level. What is involuntarily unemployment? कि मैं काम करना चाहती हूँ, 20 रुपए देने हैं तो 20 रुपए दो, कुछ तो दो, मैं काम करना चाहती हूँ. और ऐसे लोगों का जो वॉल्यूम है उसको मैंने जीरो नहीं कर दिया, बट मैंने उसको मिनिमम रिड्यूस कर दिया. तो एक्सपेंशन के एंड पे जाके मेरे पास क्या होगा? Involuntarily unemployment will be almost zero, but it is not going to be zero. ये बात याद रखना है. वो जीरो नहीं होगा, but I am going to be near to the zero. Unemployment, अगर कुछ unemployment वहां पे है भी है तो वो कौन सी है? It is going to be taken as a frictional, or it is going to be taken as a structural, or it can be taken as a, आजकल की जो unemployment है, I would like to explain you over here क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आपके पास. One is to be taken as a frictional and the other one is to be taken as a structural. इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि आज की डेट में हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है वो कौन सी आ रही है? स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ? ड्यू टू द चेंज इन द वे ऑफ वर्किंग. आज स्कूल में ही बात हो रही थी कि मैम जी 10 साल के बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने कहा 10 साल के बाद तो मैंने वैसे भी रिटायर हो जाना है, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी 10 साल के बाद मेरी? AI. अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वे ऑफ वर्किंग इज चेंजिंग. जो काम पहले मेरी मम्मी हाथों से करती थी वो मैं मशीन से कर रही हूँ. जो हम मशीन से कर रहे हैं वो कौन करेगा? अब रॉबोट्स करेंगे, AI करेगी. डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. राइट. तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द स्विच ओवर ऑफ द जॉब.
अभी मैं आरएमएस में जॉब कर रही हूँ, पीसीए वालों ने मेरे को बेटर ऑफर दे दी, मैं क्या करूंगी? मैं क्या कर दूंगी? आरएमएस छोड़ दूंगी, राइट? पीसीए वाले कह रहे हैं हम आपको नवंबर में ज्वाइन करवाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि यार आरएमएस तो बिल्कुल कॉर्नर बिल्डिंग थी, पीसीए बहुत दूर है, बिल्डिंग भी अच्छी नहीं है, यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पीसीए का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अब मैं आरएमएस छोड़ के पीसीए जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या करूंगी? टाइम लूंगी, है ना? टाइम लूंगी, वहां पे कोई जानेगा नहीं जाएगा, कल्चर कैसा है। अब इस चीज को एक्सटेंड करते रहो ना, कि अगर मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं बेंगलोर जाके जॉब करूं, तो आई हैव टू थिंक ओवर ना, कल्चर इश्यूज हैं, ड्रेसिंग इश्यूज हैं, ईटिंग इश्यूज हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। तो जब आपके पास स्विच ओवर टाइम का जो गैप होता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द रेजिग्नेशन ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड ज्वाइनिंग ऑफ द सेकंड जॉब, उस टाइम के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, व्हाट इज दैट टू बी कंसीडर्ड एज? दैट टू बी कंसीडर्ड एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपके पास एक्सपेंशन में इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट भी अकर हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी, डिमांड राइज करेगी, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी होगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस होगा, सारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। बट इवेंचुअली पीक पे पहुंचते पहुंचते जब आप रेस जीतने वाले होते हो, तो एंड में आके आप क्या हो जाते हो? स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल एंड में आके। मेरे को पता है मेरी वो डेडलाइन है, जहां पे डेडलाइन आनी होती है उससे एक स्टेप पहले मैं क्या हो जाती हूँ? स्लो डाउन हो जाती हूँ। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब मैं पीक पे पहुंचने वाली हूं, बस उससे पहले का एक स्टेप क्या है, कि अभी तक मैं जिस स्पीड से जा रही थी, 100 की स्पीड से जा रही थी, मैं 80 की स्पीड पे आ जाऊंगी, आई विल बी स्लो। अंडरस्टूड? एक्सपेंशन क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। अब इसके बाद आपके पास आ गया पीक, मतलब अब मैं अपनी डेस्टिनी के ऊपर पहुंच चुकी हूं, जहां मेरे को पहुंचना था, हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, right? The term peak refers to the top of the business cycle, later stages of expansion है, inputs are difficult to find, क्यों? क्योंकि मैं पीक पे पहुंच चुकी हूँ, पीक पे पहुंच चुकी हूँ मतलब my resources are fully utilized, अब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो क्या मेरी डिमांड रुकेगी? मेरी डिमांड तो नहीं रुकेगी, बट सप्लाई खत्म। जब पीक पे पहुंचती हूँ, क्या मैं खत्म होती हूँ? नो, क्या खत्म हो जाती है? ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, राइट? रिसोर्सेज, सप्लाई खत्म हो जाती है आपकी, राइट? तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डिमांड एंड इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस। द आउटपुट प्राइसेस, प्लीज नोट डाउन द फीचर ऑफ पीक, आपके प्राइसेस क्या करते हैं? राइज करते हैं। किसमें? पीक पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, और प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है मतलब मेरे पास क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि मेरी सप्लाई कम हो जाती है, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है वो स्कार्स हो जाते हैं, जो भी अवेलेबल है तो वो महंगे मिलेंगे मेरे को। माउंट एवरेस्ट पे जाके एक पानी की बोतल कितने की मिलेगी? कितने की मिलेगी? नो प्राइस, प्राइसलेस है वो, 1,000 रुपए की मिलेगी, 2,000 रुपए की मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे शॉर्टेज है आपके पास, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो गया आपके लिए, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? आपका जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को चेंज करना शुरू कर देंगे, और जो डिमांड है, पॉइंट डाउन दिस लाइन, मेरे पास एक्चुअल डिमांड में क्या आ जाएगी? स्टेग्नेशन आ जाएगी। आई विल बी स्टैचू ओवर देयर, रुक जाऊंगी, बस दाल रोटी खाऊंगी, और इसके ऊपर पहुंच के स्टेबलाइज थोड़ी देर के लिए करूंगी अपने आप को, और फिर मैं नीचे आना शुरू कर जाऊंगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपके पास जब नीचे आऊंगी तो मैं कौन से स्टेज में एंटर करूंगी? रिसेशन में। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो अच्छे को नहीं समझ में आती, कि जो रिसेशन का फेस है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। आपने यहाँ पे देख लिया ना कि मेरे पास पीक में इन्फ्लेशन आनी शुरू हो गई, अभी आई नहीं है,
बट उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी आ गई है, रिसोर्सेज जो है वो फुली ऑप्टिमली यूज हो गए हैं। बट रिसेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद इन्फ्लेशन बट एंड्स विद डिफ्लेशन। वो हमेशा एंड किसके ऊपर करेगी? किसके ऊपर करेगी? डिफ्लेशन के ऊपर। स्टार्ट रिसेशन हमेशा राइज प्राइस करेगा और खत्म पे डिफ्लेशन आ जाएगी। और ये पता है प्रैक्टिस कहां पे नजर आती है आपको? यू कैन सी दिस थिंग इन केस ऑफ ए जापान। इंडिया में, चंडीगढ़ में, सेक्टर 32 में, राइट, यहां पे अभी बिक रहे थे, क्या बिक रहे थे? क्या बिक रहे थे? प्याज बिक रहे थे, ठीक है। अनियंस वर बीइंग सोल्ड, राइट, 100 रुपीज पर केजी था। और र्यूमर था कि अब ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो गया। लिसन, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूं तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको दिया जा रहा है। और र्यूमर क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, अब अनियंस चंडीगढ़ में नहीं आएंगे, ठीक है। एक जना वहां पे अनियंस 100 रुपी खरीदने के लिए खड़ा हुआ, उसको देखा देखी दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अनियंस? नो। बट मार्केट में क्या पड़ गया? प्रेशर पड़ गया, ठीक है। प्राइस तो पहले ही 100 रुपीज हुआ था। अब लोग जो हैं, रैट रेस, भेड़ चाल, एक खड़ा है, अगर वो खरीद सकता है तो मैं भी खरीदूंगा। वो भी लग गया लाइन में। फायदा किसको हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर को। जो 100 रुपए की कीमत थी वो किस पे पहुंच गई? 200 रुपए की कीमत। ये ट्रेंड है इंडिया का। और यही चीज अगर आप जापान में देखोगे, they felt कि onion prices are 100 rupees. Okay, one person is standing there, let him buy, I will restrict myself. मैं प्याज नहीं खरीदूंगा। लाइन नहीं लगी वहां पे। क्यों नहीं लगी वहां पे? जिस चीज के प्राइस उनको लग रहे हैं कि कंपैरेटिवली एक आम जो रेंज है, जनरल रेंज है, उससे ऊपर बढ़ रहे हैं, दे विल स्टॉप कंज्यूमिंग दैट। वो मार्केट में प्रेशर नहीं देंगे, वो मार्केट से प्रेशर को रिलीज करेंगे। वो 15 दिन के लिए उस चीज को डिमांड ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, आई कैन सर्वाइव विदाउट दैट थिंग। और इकोनॉमी को टाइम मिल जाएगा अपनी सप्लाई को ठीक करने के लिए। और फिर क्या हो जाता है? प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली करेक्टेड। बट इंडिया में क्या होगा? आई एम कमिंग टू द फर्स्ट कंडीशन अगेन। इंडिया में, लेट मी कंप्लीट माई स्टोरी ओवर हियर। इंडिया में जो अनियंस हैं वो 200 से 300 रुपए पर केजी पहुंच गया। मैं मार्केट के बाहर खड़ी थी और मैं देख रही थी कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहां पर करूं? और मैंने क्या देखा कि यार जो बंदा अनियंस प्रोड्यूस कर रहा था ना, अनियंस का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो तो रातों रात क्या बन गया? रिच बन गया। अभी तो उसके पास मारुति थी, आज उसके पास मर्सिडीज आ गई है। तो मैंने क्या किया? दिस इज द राइट चॉइस बेबी, दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आई शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अनियंस ओनली। मैंने इन्वेस्टमेंट किस में कर दी? अनियंस में। मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अनियंस की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो धीरे धीरे क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज, बट इन द मीन टाइम, क्योंकि डिमांड जो आपके प्राइस थे वो 300 रुपए पर केजी हुआ था, आप क्या करोगे? एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे? नहीं कंज्यूम करोगे। यू विल फाइंड आउट द न्यू सॉल्यूशंस, न्यू सब्स्टिट्यूट्स, कि भैया अब तो ये मेरी रेंज से बाहर चला गया, अब मैं प्याज नहीं कंज्यूम करूंगी, आई हैव टू कंज्यूम समथिंग एल्स। अब क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम उधर से ऊपर से क्या इंक्रीज होगी? सप्लाई। बट नीचे से क्या हुआ? डिमांड ही नहीं हो रही। उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो क्या होगा? प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। व्हाट इज दैट? डिफ्लेशन। दैट इज द सर्कल जैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है। एंड आई एम गोइंग टू एंटर किसमें? आई एम गोइंग टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहा है? कि इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली, कहीं ना कहीं तो मेरे को फुल स्टॉप आने ही आना है, ठीक है। Once I reach to the peak, increase in demand is halted
and I do have a decrease. मेरे पास सब कुछ क्या होना शुरू हो गया, कम 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 होना शुरू। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मेरे पास डिमांड नहीं होगी, मेरे पास किसी भी तरीके की प्रोडक्शन नहीं, एंड देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। देखो इन्होंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे, सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड। और जब आपके पास सप्लाई हो रही है, डिमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वेजेस नहीं होगी, वेजेस नहीं होगी तो आपकी डिमांड फिर से कम हो जाएगी। मतलब ये दोनों तरफ से इकोनॉमी को क्या करती है, मारती है। यू कैन रीड, इसमें एज सच और कोई पॉइंट नहीं है। एम आई क्लियर ऑनलाइन? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास क्या आ गया, आई डू हैव अ ट्रफ एंड अ डिप्रेशन। बस ठीक, अब तो आईसीयू में एंटर कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं है। बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, सब कुछ आपका कम 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 हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा, मनी विल लूज इट्स वैल्यू। टू मच मनी, इतना सारा पैसा इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। आप कहो जी मेरे पास मिलियंस हैं, बट जब वापस आओगे तो क्या करोगे, सिर्फ इतनी सी चीज लेके आओगे, थोड़ी सी चीज है, क्योंकि पैसे की वर्थ खत्म हो चुकी। ओके, मनी हैज बिकम वर्थलेस, उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई है। रीड, आई हैव एक्सप्लेन टू यू, राइट। अब उसके बाद क्या आ गया, रिकवरी आ गया, फिर से वही फेसेस आपके शुरू हो गए हैं, तो आपके पास इंजेक्शंस लग जाएंगे, जब इंजेक्शंस लग जाएंगे तो यू आर गोइंग टू बी एंटर इनटू द गुड हेल्थ। It is very difficult to predict the turning points of the business cycle. Economists use changes in the variety of the activities to measure कि अब इकोनॉमी किधर जा रही है। Am I going towards recession? Am I going towards depression? Am I going towards peak? तो ऐसे जो मेजर्स होते हैं ना, जैसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना मूड स्विंग्स, राइट, तो उस मूड स्विंग्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। What it is called as indicators. ये रही आपके इंडिकेटर्स। Another important question. 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, 4 फेजेस, और इकोनॉमी के सिंबल्स को, इकोनॉमी की पल्स रेट को पहचानने के लिए कि मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, मैं क्या होने वाली हूं अब, तो उसको बताने के लिए आपके पास 3 इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर एंड कोइंसिडेंट इंडिकेटर। लीडिंग का मतलब आने वाले टाइम को पहले से ही वो बता रहा है, अभी बताया जा रहा है कि 2026 तक गोल्ड विल टच 2 lakhs, चांदी विल टच अप्रोक्सीमेटली द सेम, ठीक है ना। तो जिन्होंने खरीदना है दे कैन खरीद, और अगर चांदी के रेट बढ़ रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि चांदी क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड इन बैटरीज एंड एवरीथिंग, राइट। मैं कह रही हूं कि मेरे को जनवरी 2026 में आरएमएस में 10 एसी चाहिए। इज इट अ गुड इंडिकेटर और अ बैड इंडिकेटर? व्हाई इट इज अ गुड इंडिकेटर? एग्जैक्टली, मतलब मेरे को उम्मीद क्या है कि मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो मेरे को आने वाली प्रॉस्पेरिटी का पहले से ही सिग्नल्स दे रहे हैं। लैगिंग इंडिकेटर, फास्ट कार्मिक सर्कल, पीछे कर्मों का हिसाब किताब अपने साथ लेके चल रहे, इनहेरिटेड, यू वर पुअर, सो आज भी आप क्या हो, अभी पुअर हो। अनएम्प्लॉयमेंट पीछे से चलती जा रही है, इंडिया वॉज अ रिच कंट्री, इंडिया इज अ रिच कंट्री, इंडिया विल बी अ रिच कंट्री। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर।
Yesterday I was seeing one image by 2000, पहले मैंने ईयर नहीं नोटिस किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है कि चाइना के बाद इंडिया का नाम आया हुआ था और यूएसए का नाम बहुत पीछे था, और चाइना की वो दिखा रहे थे 57.1% और इंडिया की दिखा रहे थे 52.5% ग्रोथ, मतलब 5% का ही डिफरेंस था। एंड आई वाज शॉकिंग कि ये कैसे हो सकता है कि सारी कंट्रीज पीछे हैं, एंड देन आई चेक्ड, it was written by the year 2075. क्या ऊपर लिखा था? By the year 2075, China is going to be number 1 and India is going to be number 2. What is this indicator? Leading indicator. Lagging indicator, past. Okay. Check out the examples because you are going to be tested on the basis of that thing only. And the third one is your coincident, a very important, or co-current, मतलब जो simultaneously जब आप हो उसी टाइम हो रहे हैं, ठीक है? तो वो कौन सा है? आपकी जीडीपी, आपकी इन्फ्लेशन एंड आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग। अब आपने इसमें और कुछ नहीं करना, या तो मीनिंग को याद करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी एग्जांपल्स। द क्वेश्चन विल कम, आइडेंटिफाई whether it is to be considered as a leading indicator, lagging indicator or a coincident, और आता ही आता है ये क्वेश्चन, 100% ये आता ही आता है। तो यहीं से एग्जांपल्स देख लो। लीडिंग इंडिकेटर, चेंजेस इन स्टॉक, स्टॉक मार्केट बुलिश इफेक्ट आ रहा है कि बेरिश इफेक्ट आ रहा है, प्राइसेस क्या है, स्टॉक मार्केट प्राइस क्या है, न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल, जैसे मैंने अभी आरएमएस की एग्जांपल दिया आपको कि मैंने 10 एसी ऑर्डर किए, तो इट इज अ कैपिटल गुड, सो इट इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लैगिंग इंडिकेटर, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट आपका पीछे से कितना जा रहा है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जीडीपी, इन्फ्लेशन क्या चीज है, दे आर कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ओके जी। अब इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, बबल इफेक्ट जो आया था 2000 में, इंफॉर्मेशन का जो यूएसए में आया था, सिंपल आपको रीड करना है या वो ईयर्स को नोट करना है और कुछ नहीं, आपने इसको डिटेल में नहीं करना। रिसेंट एग्जांपल्स आपके पास बिजनेस साइकिल्स का आया था। अब फीचर्स क्या है? periodically होता है, they do not exhibit the same regularity. distinct phases है, expansion, peak, contraction and trough है। they generally originate कौन सी मार्केट में? फ्री मार्केट में, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट आ गई तो वो तो गवर्नमेंट होने ही नहीं देगी। डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर बीमारी होने देगा? नहीं देने होने देगा। तो आपके पास बिजनेस साइकिल कौन सी मार्केट में नॉर्मली जाता है? इट गोज टू अ फ्री मार्केट। ओके। उसके बाद वैसे तो सारे सेक्टर्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री एंड बिजनेस साइकिल्स आर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, क्योंकि उनका किसी भी तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। आज की डेट में अगर आप किसी भी फाइन इकोनॉमिस्ट के पास जाओगे और वो पूछोगे आप उससे कि भैया बताओ आने वाले टाइम में गोल्ड का क्या रेट होगा, डॉलर का क्या रेट होगा, दे डोंट हैव एनी आंसर, क्योंकि दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम कि गोल्ड के प्राइसेस भी राइज कर रहे हैं और डॉलर के प्राइसेस भी राइज कर रहे हैं, जबकि ये ऑपोजिट रिलेटेड होता है। कब नहीं पता, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? मल्टीपल फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। चाइना के पास इतना इस टाइम इतना उसके पास डॉलर है कि अगर कल को कौन है वो हमारे ट्रंप जी ने अगर कह दिया, डीबार कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया कि डॉलर को, जैसे मोदी जी ने किया था डीमोनेटाइजेशन, तो अगर ट्रंप जी ने वो डीमोनेटाइजेशन कर दी तो चाइना का वो सारा डॉलर क्या जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो देयर इज अ रीजन ऑलवेज, मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक रीजन ही होता है। एक तो पूरा वर्ल्ड मिलके इस टाइम के ऊपर डॉलर को ब्रेक करना चाहता है, और दूसरा चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मैं जितना डॉलर निकाल सकता हूं मैं जल्दी से निकालूं, और उसके बदले में वो क्या खरीद रहा है? गोल्ड खरीद रहे हैं। तो डॉलर की सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, तो डॉलर भी नीचे जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। डॉलर भी माशाल्लाह ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना।
उसके बाद रेपरकशंस ऑफ द बिजनेस साइकिल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि इकोनॉमी के तो पैरामीटर्स यही, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, एचबी ग्रुप कौन सा है आपका, आपके पास कैरेटिन लेवल कौन सा है, आपका पीपी कितना है, यही सारे लेवल्स हैं और वही लेवल्स हम सारे देख, राइट। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिजनेस साइकिल क्या है, दे आर कंटिन्यूनियस इन नेचर। छींक आएगी यूएसए में और उसका असर कहां पे होगा, इंडिया में। हाय जी, ट्रंप ने छींक मार दी, अब कुछ होने वाला है और इंडिया में हलचल आ जाएगी। मतलब हल्की सी भी कोई भी डिस्टर्बेंस वर्ल्ड में कहीं पर भी होगी, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आएगा, इंटरनेशनल, क्योंकि ग्लोबली आज की डेट में हम क्या हैं, कनेक्टेड है, राइट। कोरोना आपने देखा ही है। उसके बाद कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, इफेक्टिव डिमांड की फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी सप्लाई है एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। नहीं जी, आज खत्म होना है। इफेक्टिव डिमांड मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्यों, डिपेंड करता है हमारी इंटरनल कंडीशंस कैसी, लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी रीजन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कह रही है मैं खर्चा नहीं करूंगी, सब्सिडी वापस ले ली, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, राइट। ये सारे क्या है, दे आर ऑल योर इंटरनल कॉजेज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर दिया, सीआरआर को ज्यादा कर दिया, आपने +2 में ये सारा पढ़ा ही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आई एम नॉट फाइंडिंग पीस इन इंडिया, इंडिया इज पोल्यूटेड कंट्री, आई प्रेफर टू स्टे आउटसाइड, देयर इज इनसिक्योरिटी, मैं बैंक में अपना पैसा नहीं रखूंगी, मैं बैंक में अपना गोल्ड नहीं रखूंगी, क्योंकि बैंक क्या कहता है कि अगर बैंक में चोरी हो जाता है तो रिकवरी सिर्फ 5 लाख की है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, आई प्रेफर टू कीप एवरीथिंग विद मी ओनली, तो ये इंटरनल कॉजेज हो गए। एक्सटर्नल कॉजेज, वॉर है, ट्रंप जी हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई तूफान आ गया, पॉपुलेशन फैक्टर है। पॉपुलेशन फैक्टर इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके जी, एक बार रीडिंग देने वाली है बट सारा ये हो चुका है, यू ऑल अंडर, 10 मिनट तक खत्म हो जाएगी, राइट। मतलब 10 जस्ट अ रीडिंग इज रिक्वायर्ड। मनी सप्लाई, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है या मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। इंडिया में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं ना 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 क्योंकि मैंने टैक्स रिबेट्स ज्यादा दे दिए। कहां पहले 7 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, अब 12 लाख के ऊपर टैक्स है। मैंने इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर कम कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपके पास जहां पे नाम शुम्पीटर का आ गया ना, शुम्पीटर का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में काम था और वो किसके लिए काम था, दैट वाज फॉर इनोवेशन थ्योरी। शुम्पीटर और किसी के लिए काम ही नहीं किया, राइट। और शुम्पीटर क्या कह रहे हैं, इनोवेट साइकिल्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज इट इज पूछा जाता है। इन्वेंशंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, इनोवेशंस की, कि जो चीज मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है उसको मैं अपने वे में क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, उसको यूटिलाइज कर रही हूँ, राइट। तो वो क्या चीज है, दैट इज इन्वेंशन। तो आपके पास बिजनेस साइकिल अगर होता है तो उसका मेजर रीजन शुम्पीटर ने किसको दिया है, इनोवेशंस को दिया है।
और उसके बाद मेरे पास निकोलस कॉल्डर आ गया, वो क्या कहता है कि आपके पास बिजनेस साइकिल जो रिजल्ट होता है, प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। फ्यूचर के रेफरेंस में कैल्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शुम्पीटर बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल कॉजेज हमने पहले ही पढ़ लिए कि मेरे पास वॉर है, मेरे पास पोस्ट वॉर है, टेक्नोलॉजिकल शॉक है, एआई इज द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल शॉक। ओके, अब रेलेवेंस है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है जी। बिजनेस साइकिल अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को आने वाले टाइम में कैसे काम करना है, नॉलेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस डिसीजन। मेरे को कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, मेरे को कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, मेरे को पॉवर्टी दूर करनी है, मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, मेरे को क्या करना है, वो सारा मेरे को किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है, लीकेजेस ज्यादा हो रही हैं, इंजेक्शन ज्यादा हो रही है, मतलब कुछ भी है, मेरी बॉडी मेरे को क्या सिग्नल्स दे रही है, मेरे को किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेरे को क्या प्रोडक्शन करना है। अभी देखो इस टाइम के ऊपर मेरे पास नोइंग द ट्रेंड ऑफ अ बिजनेस साइकिल, मोदी जी ने क्या पैरामीटर यूज किया, लेट इट बी अ वोकल फॉर लोकल, कि मैं इंटरनेशनली तो अपनी कंट्री की हेल्प नहीं कर सकता, बट डोमेस्टिक ट्रेड को इंक्रीज कर देता हूं मैं। और हुआ भी, इस बार सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ है वो डोमेस्टिक गुड्स का हुआ है। तो जो भी मेरे को डिसीजंस लेने हैं, मैंने इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाना है, मैंने टैक्स रेट कम करने हैं, मैंने कौन सी गुड्स बनानी है, क्या प्रोडक्शन करना है, दिस ऑल डिपेंड्स कि मेरे को इकोनॉमी में क्या पैरामीटर्स जो हैं वो मेरे को क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, मेरे को क्या इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, राइट। बट डेफिनेटली हर इकोनॉमी, चाहे वो नॉर्थ कोरिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, हर इकोनॉमी का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि मैंने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली, एफिशिएंटली और effectively use करना है। Some businesses are more vulnerable to the changes as compared to the other business, so they are going to be linked to the and refer to what cyclical businesses. तो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड एक रीडिंग मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर की रीडिंग नहीं चाहिए। गो फॉर अ रीडिंग एंड डू द क्वेश्चन। इकोनॉमिक फोरकास्ट आर नॉट परफेक्टली, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है वो परफेक्टली रिलायबल नहीं होता, वैसे ही इकोनॉमिक फोरकास्ट भी 100% रिलायबल नहीं है। जैसे आज की डेट में हम इंडिकेट करते हैं आई कैन ट्रस्ट देम, है ना, वो क्या आया था 2012 में, पहले आया था ना, मूवी भी बनी थी कि वर्ल्ड विल खत्म हो जाएगा, कोलैप्स आया था ना मेरे पास, कहाँ पे था वो, मतलब प्रिडिक्शंस मेरे पास, वेंगास वो प्रिडिक्शंस एंड ऑल दैट आती रहती हैं ओ मिस्टर, राइट। तो वो प्रिडिक्शंस जो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, आई कैन हैव दैट बट इट इज नॉट परफेक्ट, आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देम बट आई कांट ब्लाइंड फेथ इन देम। ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? यस मैम। देना इसका आंसर जरा, आप ही देना। अ लीडिंग इंडिकेटर इज व्हाट? A variable that tends to move in advance of the aggregate economic activity, that is to be taken as a leading indicator. Harsh, you give me an answer. Industries that are extremely sensitive to the business cycle are what? Durable goods and service sector. Capital goods and durable goods. Right? Saurabh, which of the following does not occur during an expansion? इतना टाइम नहीं, क्या आंसर होगा कोमल, जल्दी से बताओ। डज नॉट अकर वो कह रहे, एक्सपेंशन में नहीं होता।
Anybody? Consumer purchases of all type of goods tend to increase. होगा. Employment increase होगा. तो ऑप्शन किस में बचा? सी और डी में. सी में क्या कह रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज होगा. होगा. तो नन ऑफ दीज. ऐसा नहीं होता कि नन ऑफ दीज कभी ना हो, नन ऑफ दीज भी हो सकता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. ड्यूरिंग दिस सेशन the unemployment rate dash and output dash. Front girls, 3 of you. क्या होगा जी ड्यूरिंग दिस सेशन? Unemployment rate rises and output falls. Okay ji, that's it for today. With this your microeconomics is over, and now from Monday I am going to start with macroeconomics. All the best. Take care. Thank you.